हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का इंटरनेशनल रिलेशन के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित इस वीक के करंट के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और साथ में इन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स इस वीक हमारे पास कवर करने के लिए है। सो फर्स्ट टॉपिक इज रशियन एनवॉय टू इंडिया। ठीक है, अभी रिसेंटली रशिया के कुछ डिप्लोमेट इंडिया में आए थे और उनके द्वारा इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी 1971 में, उसको सेलिब्रेट किया गया है। तो हम जानेंगे कि आखिर ये ट्रीटी क्या है और साथ में डिटेल से डिस्कस करेंगे इंडिया और रशिया के रिलेशन को। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रशिया भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन इंडिया और रशिया के रिलेशन में ही हम इसको कवर कर लेंगे एक सेपरेट टॉपिक के रूप में। आप जानते हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारी अव्यवस्था चल रही है जब से रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया है और उसके बाद से रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ऐसे में भारत और रशिया का व्यापार भी इससे प्रभावित हो रहा है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत ने कुछ वोस्ट्रो अकाउंट की फैसिलिटीज़ को ओपन किया था, बट उसमें कुछ खास प्रोग्रेस हो नहीं पा रही। दोनों देशों के रिलेशन इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ न्यू प्रपोजल्स दिए गए हैं रशिया के द्वारा भारत को। तो देखते हैं वो प्रपोजल्स क्या हैं और उस पर किस तरीके से प्रगति की जाएगी। थर्ड टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है यूरोपियन यूनियन का ट्रेड एंड इकोनॉमिक काउंसिल। तो इन्होंने अभी रिसेंटली भारत में एक काउंसिल स्थापित की है। तो ये काउंसिल किस तरीके से काम करेगी, इससे भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंध किस प्रकार से बेहतर हो सकते हैं, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस एग्जामिनेशन में आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की जा चुकी है और आपके लिए बहुत कम समय है। अब एग्जाम में लग जाइए अच्छे तरीके से और एमसीक्यूज जितने ज़्यादा आपसे प्रैक्टिस हो सकें, जितना ज़्यादा आप एनालिसिस पढ़ सकें, उतना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज और एनालिसिस को पढ़िए। सिर्फ पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलेगा, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइस बहुत कम रखे गए हैं, केवल 2,000 रुपये में आपको ये ऑनलाइन मिल जाती है और 4,000 रुपये में आपको ये ऑफलाइन मिल जाएगी। इसमें आपको टोटल 34 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 7 टेस्ट सीसेट के भी होंगे। सीसेट को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो सीसेट को कम आंक कर जाते हैं और उनके फेलियर का सबसे बड़ा रीजन सीसेट ही बन जाता है। तो इसको कभी भी इग्नोर ना करें। उसके बाद हम आपको इस टेस्ट सीरीज में एक अप्रोच एंड मेंटोरशिप सेशन देते हैं, क्योंकि इस समय एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो हम इन सेशन के माध्यम से आपको समझाते हैं कि आपको किस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के साथ आपको ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो शेड्यूल है उसको कुछ इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि यदि आप इस शेड्यूल को सही से फॉलो करेंगे तो आप अपने पूरे सिलेबस का मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे फिल्म से पहले पहले। और साथ में हमने पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। ये टेस्ट सीरीज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम के एस्पिरेंट के लिए अवेलेबल है। आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर, और अगर आपकी कोई अदर क्वेरी हो तो भी आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं और साथ में आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को अपने पहले टॉपिक के साथ, डेट इज इंडिया रशिया रिलेशन। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इंडिया रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी के 30 इयर्स पूरे हो चुके हैं और इसी कंटेक्स्ट में रशिया के एम्बेसडर के द्वारा इस बात पर फोकस किया गया है कि दोनों ही देशों को अपने ट्रस्टेड रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहिए और जो भी अदर एरिया हो सकते हैं कोऑपरेशन के, उन क्षेत्रों में कोऑपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। अब यदि बैकग्राउंड की बात करें कि ये फ्रेंडशिप ट्रीटी कहां से स्टार्ट होती है और ये स्टार्ट ही क्यों होती है, तो इसका बैकग्राउंड आपको देखने को मिलता है 1971 में। अब इस दौरान भारत की सिचुएशन को समझिए। 1971 में हमारा एक पड़ोसी देश जो एक्चुअल में हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, वो 2 बड़ी कंट्री के साथ अपने कोऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ा रहा था, जिसमें एक कंट्री है चाइना और दूसरी कंट्री है यूएसए। चाइना अगेन हमारा एक दुश्मन देश है। 1962 में इनके साथ भी वॉर हो चुका है और उस समय तक यूएसए भी हमारा सपोर्ट नहीं करता था, वो पाकिस्तान को ज्यादा फेवर करता था। ओके, तो ऐसी कंडीशन में जब एक बड़ी शक्ति, यानी कि ये पूरा बाइपोलर वर्ल्ड का टाइम है, शीत युद्ध का काल चल रहा है और इसमें एक जो बड़ी पावर है वो है यूएसए और दूसरी बड़ी पावर है यूएसएसआर। तो यदि हमारे दुश्मन देश के साथ एक बड़ी शक्ति शामिल हो गई है तो हमें इन्हें बैलेंस भी करना था और इसी कंटेक्स्ट में हमें एक बड़ी कंट्री का सपोर्ट मिला जिसका नाम था
यूएसएसआर, और 1971 में हमने यूएसएसआर के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, और ये ट्रीटी साइन की गई थी 20 ईयर्स के लिए। सो 1971 से 1991 तक ये ट्रीटी कंटिन्यू रहनी थी, लेकिन 1991 में जब ये ट्रीटी खत्म हुई तो अगेन इसको 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया। बट आप जानते हैं कि 1991 के टाइम पर ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और यूएसएसआर अब खत्म हो गया। तो जैसे ही यूएसएसआर खत्म हुआ, इस फ्रेंडशिप ट्रीटी को कंटिन्यू किया गया रशिया के साथ, और एक न्यू ट्रीटी साइन हुई थी 1993 में, जिसका नाम रखा गया था इंडो रशियन फ्रेंडशिप ट्रीटी, और 2023 में इसी ट्रीटी के 30 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये था हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो 2020 में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था यूपीएससी में, और इसमें पूछा गया था कि जो भारत और यूएसए की डिफेंस डील है उसको आप रशिया के रेस्पेक्ट में किस प्रकार देखते हैं, उसका महत्व क्या है। और आपको ये सारा जो डिस्कशन करना था वो इंडो पैसिफिक रीजन की स्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर करना था, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ जाएगा कि रशिया के साथ हमारे डिफेंस डील कैसी है, और यूएसए के साथ हम पहले भी कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई थिंक आपने अगर वो लेक्चर कवर करे होंगे तो आप इसको सही से आंसर कर पाएंगे। बात करते हैं थोड़े से हिस्टोरिकल रिलेशनशिप की, आखिर यूएसएसआर के साथ हमारे रिलेशन कैसे रहे हैं। तो कोल्ड वॉर के टाइम की बात करें तो सोवियत यूनियन के साथ हमारे कॉपरेशन काफी अच्छे थे, चाहे आप स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखें। स्ट्रेटेजिक अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे जो दुश्मन देश हैं वहां पर जो कॉपरेशन चल रहा है वो यूएसए के साथ चल रहा है। ऐसे में उनको बैलेंस करने के लिए हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट थे सोवियत यूनियन के साथ। साथ में इन्होंने हमें मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड किया था, इकोनॉमिक सपोर्ट भी दिया गया था, और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी हमारे यहाँ पर स्थापित किए गए थे सोवियत यूनियन के साथ। लेकिन फिर जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो ये सारे कोऑपरेशन स्टार्ट किए गए थे रशिया के द्वारा 1992 में। और अभी की यदि बात करें पोस्ट कोविड सिनेरियो में, तो अभी हमारे जो रिलेशन है रशिया के साथ वो थोड़े से कम हो रहे हैं। रीज़न ये है कि जो यूएसए है, यूएसए के डिफेंस इक्विपमेंट्स ज़्यादा बेटर हैं, वो अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ऐसे में हमारा कॉपरेशन यूएसए के साथ ज़्यादा बढ़ रहा है और रशिया के साथ हमारा रिलेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। ओके, लेकिन ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गया है या फिर रशिया को हम महत्व नहीं दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं रशिया और अमेरिका के बीच में। यदि बात करें पॉलिटिकल रिलेशन की, तो प्रेजेंट टाइम पर दोनों ही देशों के बीच में एक एनुअल समिट होती रहती है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री और रशिया के प्रेसिडेंट आपस में मीटिंग करते हैं, और सारे जो एक्सचेंजेस होते हैं या फिर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो इसी मीटिंग के दौरान लिए जाते हैं। बड़ी बड़ी डील इसी मीटिंग के दौरान साइन होती हैं। तो ये कंटिन्यूस पिछले कुछ सालों से चल रहा है और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो पॉलिटिकल रिलेशन हमारे काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। उसके बाद यदि इकोनॉमिक एंड डिफेंस रिलेशन के पर्सपेक्टिव से आप देखने की कोशिश करें तो दोनों ही देश अपने बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं, और दोनों ने टारगेट रखा हुआ है कि 2025 तक हमें बायलैटरल ट्रेड को $30 बिलियन तक लेकर जाना है। यदि प्रेजेंट की बात करें तो अभी जो 2020 से 21 का समय था, इस दौरान दोनों देशों के बीच वार्षिक व्यापार $8.1 बिलियन पर समाप्त हुआ था। ठीक है, तो 8.1 से 30 तक हमें लेकर जाना है, ये दोनों देश यहां पर इच्छा रखते हैं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करें तो दोनों देशों के बीच में बहुत सारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं। लाइक एक यहाँ पर नाम है इंद्र। तो इंद्र डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में यदि आपसे आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि ये रशिया और इंडिया के बीच होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके बाद इन्होंने और भी कई क्षेत्रों में हमारा कोऑपरेशन किया है। लाइक INS विक्रमादित्य हमने रशिया से खरीदा था, 2013 में इसको कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में, और ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके ऊपर आप बहुत सारे एयरक्राफ्ट को रख सकते हैं। हम दोनों ही मिलकर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल डिजाइन कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, और इसकी रेंज भी एक्सटेंड की जा रही है। तो रशिया और इंडिया का कोऑपरेशन आप ब्रह्मोस में देख सकते हैं। हमने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी खरीदा है। आप जानते हैं कि भारत के दोनों तरफ दुश्मन हैं, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना। ऐसे में यदि किसी भी देश की तरफ से मिसाइल अटैक किया जाता है इंडिया पर, तो हमें उसे डिफेंड करना होगा, और इसी डिफेंस के पर्सपेक्टिव से हमने S-400 सिस्टम को खरीदा है रशिया से। ओके, और जो काफी एडवांस लेवल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। दूसरी बात करें सुखोई की, तो सुखोई एक विमान है, इसको डेवलप भी किया जा रहा है दोनों देशों के कॉपरेशन के साथ। तो ये हमारे डिफेंस कॉपरेशन हो गए कुछ। इसके बाद यदि न्यूक्लियर एंड स्पेस के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें तो कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में आपने जरूर सुना होगा। न्यूज़पेपर में कुडानकुलम अक्सर आता ही रहता है। ठीक है,
तो कुड़ानकुलम में हालांकि इस न्यूक्लियर रिएक्टर का विरोध किया जा रहा है, बट एक्चुअल में इसको स्थापित किया जाएगा किसके द्वारा? रशिया के द्वारा। उसके बाद दोनों ही देश बांग्लादेश में भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर को स्थापित कर रहे हैं जिसका नाम है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं या फिर न्यूक्लियर सप्लाई देना चाहते हैं। बेसिकली रीजन ये है कि चाइना का प्रेजेंस हमारे पड़ोसी देशों में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं उन्हें कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करनी पड़ेंगी ताकि वो इंडिया के साथ कोऑपरेट कर पाए। तो उसी के एक परिणाम के रूप में हम रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। यदि स्पेस कोऑपरेशन की बात करें तो दोनों ही देश आउटर स्पेस के पीसफुल यूज में बिलीव रखते हैं। ओके, तो जो स्पेस है उसका यूज किसी भी तरीके से मानव को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और ना ही दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाना चाहिए। दोनों देश इस बात पर सहमति रखते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के कोऑपरेशन आते हैं, लाइक सैटेलाइट लॉन्च करने का कोऑपरेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर ऐतिहासिक रूप से आप देखेंगे तो दोनों देशों के बीच में कई सारे स्पेस प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए थे। अब यहाँ पर जो आपका अलग अलग सैटेलाइट मिशन है या अलग अलग जो इंटरप्लेनेटरी मिशन है उसके लिए भी कोऑपरेशन किए जाते रहे हैं, तो बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं स्पेस के फील्ड में भी। यदि सिग्निफिकेंस की बात करें, रशिया इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर बैलेंसिंग चाइना। चाइना की प्रेजेंस काफी तेजी से इंडियन ओशन रीजन में भी बढ़ रही है और चाइना के साथ हमारे अक्सर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं बॉर्डर पर। तो ऐसे में हमें यहां पर चाहिए कि हम रशिया का सपोर्ट रखें, क्योंकि रशिया कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के बीच में कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब आप यहां पर जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूं कि रशिया के जो रिलेशन है वो चाइना के साथ काफी स्ट्रांग है। ठीक है, चाइना के साथ इनके रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वहीं आप इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया के साथ भी इनके रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसे में यदि इन दोनों कंट्रीज के बीच में क्लैश हो रहा हो तो रशिया यहां पर बिल्कुल सपोर्ट कर सकता है और ये प्रॉब्लम को काफी हद तक कम कर सकता है। अगली बात, अगर आप प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो आप जानते हैं ऑयल के प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि रशिया ने जब इन्वेजन किया है यूक्रेन पर तो पूरे विश्व में मुद्रास्फीति बढ़ रही है और ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हम रशिया से सस्ते प्राइस में ऑयल खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, इवन खरीद ही रहे हैं। और अभी आप देखेंगे सभी कंट्रीज में से जो हम ऑयल खरीदते हैं उसमें रशिया में सबसे ज्यादा ऑयल रशिया से भारत के द्वारा सबसे ज्यादा ऑयल इस समय खरीदा जा रहा है। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद टेररिज्म को कॉम्बैट करने में भी रशिया हमारी हेल्प कर सकता है। जैसे आप अफगानिस्तान की सिचुएशन देखें तो अफगानिस्तान में भी जो शक्ति है उसका दुरुपयोग किया जा सकता है टेररिस्ट के द्वारा, तो यहाँ प्रॉब्लम को सही करने में भी रशिया हमारी हेल्प कर सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूएनएससी परमानेंट सीट। रशिया हमेशा भारत की परमानेंट सीट की वकालत करता है यूएनएससी में, ये हमें समर्थन देता है। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ रशिया फॉर इंडिया। तो ये आपके कुछ रिलेशन हैं, इसका बैकग्राउंड मैंने आपके साथ काफी डिटेल में डिस्कस किया। थोड़ा बहुत आप अपनी ओन रिसर्च कर लीजिएगा सो डेट आपका ये टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेटअप रशियन फाइनेंशियल फर्म इन इंडिया। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर जब रशिया के द्वारा यूक्रेन में इन्वेजन किया गया था तो इस इन्वेजन के अगेंस्ट वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएसए ने और अदर कंट्रीज ने रशिया के अगेंस्ट बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे और इन्हीं आर्थिक प्रतिबंधों के कारण रशिया अदर कंट्रीज के साथ व्यापार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज्यादातर अमेरिकी डॉलर में होता है। और ऐसे में अब भारत के साथ यदि हम इस पूरे मामले को देखने की कोशिश करें तो रशिया और भारत के बीच के जो संबंध हैं वो इकोनॉमिक रूप से काफी मजबूत हो रहे हैं और भारत का जो ज्यादातर ऑयल इंपोर्ट है वो आजकल रशिया से ही किया जा रहा है। लेकिन पेमेंट की बात करें तो पेमेंट कैसे किया जाएगा? पेमेंट हम कर रहे हैं इनको रुपीज में, लेकिन उस पर कुछ खास प्रगति देखने को नहीं मिली है। इसीलिए रशिया ने चिंता जाहिर की है इसी बात को लेकर कि हम जो पेमेंट फैसिलिटी यहाँ ओपन कर रहे हैं उसमें खास प्रोग्रेस हो नहीं पा रही है। इसलिए हम एक प्रपोजल दे रहे हैं कुछ न्यू इनिशिएटिव का, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ व्यापार को और ज्यादा बढ़ा सकेंगे और हमें डॉलर पर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसका कंटेक्स्ट था। यदि बैकग्राउंड की बात करें तो 2 महीने पहले आरबीआई ने
यहाँ पर जो रशिया की बैंक हैं उनमें उनको 9 वोस्ट्रो अकाउंट ओपन करने की अनुमति दी थी और ये 2 भारतीय बैंकों में ओपन किए जाने थे। वोस्ट्रो अकाउंट के बारे में आपको इकोनॉमी के सर ने बता दिया होगा। आई होप कि आप इसको अच्छे से जानते होंगे। यदि आपको वोस्ट्रो अकाउंट के बारे में नहीं पता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ। बाकी मुझे लगता नहीं है कि आपको वोस्ट्रो अकाउंट ना पता हो, क्योंकि इकोनॉमी के सर ने आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, मैं ये जानता हूँ। ठीक है, तो अच्छे से उसको लेक्चर को आप कवर कर लीजिएगा इकोनॉमी वाले, सो डैट आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। तो ये जो पूरा वोस्ट्रो अकाउंट की फैसिलिटी ओपन की गई थी, ये इसीलिए की गई थी ताकि हम रूपी में रशिया को पेमेंट कर पाएं। ओके, अब यदि बात करें न्यू प्रपोजल की, तो यहाँ पर क्या प्रपोजल दिए गए हैं रशिया के द्वारा। रशिया भारत में 2 फर्म सेटअप करना चाहता है, जिसमें एक फर्म का नाम होगा इंडिया बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद रशियन ओनरशिप। यहाँ इसका मतलब हो गया रशिया भारत में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्थापना करेगा। सर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी बैंक या फिर कोई अदर ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि वित्तीय व्यापार करता हो, मतलब पैसों से रिलेटेड कुछ लेन देन करता हो। ठीक है, तो यहां पर ओनरशिप किसकी होगी? पूरी तरीके से रशिया की ओनरशिप में होगा ये, और इसको भारत में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब इससे फायदा ये होगा कि इसमें किसी भी थर्ड पार्टी के सैंक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। अगर रशिया भारत में अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोल रहा है तो अमेरिका या कोई भी वेस्टर्न कंट्री इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। सिंपल चीज है। उसके बाद दूसरा अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो दूसरे इंस्टीट्यूशन का नाम है इंडिया बेस्ड स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी। तो ये क्या चाहते हैं? ये भारत में एक फिनटेक कंपनी ओपन करना चाहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं फिनटेक कंपनीज। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो आपको वित्त से संबंधित कुछ टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती है, आपको पेमेंट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। लाइक आपने नाम सुना होगा NPCIL का, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो ये भी एक पेमेंट गेटवे कंपनी है, तो इसको हम फिनटेक कंपनी में रख सकते हैं। तो इस प्रकार की एक कंपनी रशिया भारत में स्थापित करना चाहता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे हमें कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज मिल जाएंगी और हम यहाँ रशिया के साथ अच्छे तरीके से अपने पेमेंट को डन कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक सिस्टम को आप समझ लीजिए। सिस्टम का नाम है SPFS। तो ये जो फिनटेक कंपनी होगी, ये क्या होगा? ये रशिया के साथ फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम को इनेबल करेगा। सर, फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है? आपने स्विफ्ट का नाम सुना है। अगेन इकोनॉमी के सर ने आपके साथ स्विफ्ट डिस्कस किया होगा, बट यहां पर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा। तो स्विफ्ट में होता क्या है एक्चुअल में? एक कंट्री दूसरे कंट्री में किसी भी ट्रांजेक्शन को इनेबल कर पाती है। ठीक है, अब इसको आगे समझेंगे थोड़ा सा। सो इसी सेम पैरामीटर पर ये आपका जो SPFS है ये काम करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव होगा SPFS, जिसको रशिया के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो रशिया के सेंट्रल बैंक ने इसको बनाया है और 2014 से वो इसको डेवलप कर रहे हैं। अब आपको ये क्लियर होगा जब आप स्विफ्ट को समझेंगे। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्विफ्ट पर। इसको फाउंड किया गया था 1970s में, और ये एक ऐसा मैसेजिंग नेटवर्क है जिसके माध्यम से आप किसी एक देश में यदि स्थित हों तो आप दूसरे देश के बैंकों के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब ये हो किस तरीके से हो रहा होता है? लाइक आप इंडिया में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपको रशिया में स्थापित किसी बैंक में ट्रांजैक्शन करना है। सो एक इंडिविजुअल जाएगा इस बैंक के पास और एक इंडिविजुअल होगा यहां पर। ठीक है, तो मान लीजिए आप कोई भी व्यापारी हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं, और यहां पर आपका जो कोई भी एग्जीक्यूटिव मान सकते हैं जिसको आपको पेमेंट पहुंचाना है। तो ए बैंक क्या करेगी? किसी भी इंडियन बैंक के पास जाएगी और इंडियन बैंक से ये बोलेगी कि रशिया में मेरा एक एग्जीक्यूटिव है, उसको कुछ पेमेंट ट्रांसफर करना है। सो इंडियन बैंक क्या करते हैं? इंडियन बैंक एक मैसेज करते हैं, ठीक है, रशिया के बैंकों को, और रशिया के बैंक फिर क्या करेंगे? रशिया के बैंक इस व्यक्ति को पैसा दे देंगे। लेकिन एक्चुअल में इस मनी का जो ट्रांसफर हुआ है वो बैंकों के बीच बाद में सेटल किया जाएगा। सो यहां पर आप एक चीज का ध्यान रखिए कि स्विफ्ट के अंतर्गत हम फंड ट्रांसफर नहीं करते हैं। फंड ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? फंड ट्रांसफर का मतलब है लाइक जैसे आपने UPI यूज किया होगा तो आपके अकाउंट से तुरंत पैसा कटता है, उसके बाद दूसरे बैंक में वो पहुंच जाता है। लेकिन एक्चुअल में स्विफ्ट में ऐसा नहीं होता है। स्विफ्ट में क्या किया जा रहा है? केवल मैसेज किया जा रहा है। ये कंपनी बोलेगी, इंडिया की एक बैंक बोलेगी रशिया की बैंक को कि आप इस B नाम के व्यक्ति को पेमेंट दे दीजिए, ये पेमेंट मैं आपको बाद में वापस कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये जो ए व्यक्ति है इसके अकाउंट से पैसा कट होगा, वो पहुंचेगा इस बैंक के पास, फिर ये बैंक जो है इस पेमेंट का पूरा सेटलमेंट कर देती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्विफ्ट का व्यापार चल रहा होता है। सो हमेशा ध्यान रखिए ये फंड ट्रांसफर की फैसिलिटी नहीं होती है। तो ये आपका टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज
यूरोपियन यूनियन सेटअप ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल विद इंडिया। अब देखिए, इन्होंने पहले एक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल स्थापित की थी यूएस के साथ, अब दूसरी ये जो टीटीसी है ये भारत के साथ स्थापित कर रहे हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। वैसे तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में तो नहीं पूछा जाएगा, बट टीटीसी के बारे में आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ये एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को इनेबल करने के लिए फैसिलिटी है। मतलब यहाँ पर जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी हो गई, क्वांटम कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी हो गई, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, तो इन सबसे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज है यदि आप एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के माध्यम से काफी ईजी हो जाता है। यदि चेयर की बात करें तो इसको को चेयर कौन करेगा? इसको को चेयर किया जाएगा इंडियन साइड से मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, यदि थोड़े से बैकग्राउंड की बात करें तो जून 2021 में इन्होंने सेम टीटीसी को ओपन किया था यूनाइटेड स्टेट के साथ। अब ये सेकंड टीटीसी ओपन कर रहे हैं इंडिया के साथ। सो अगर स्टेटमेंट प्रीलिम्स में इस तरीके से आ जाए आपसे कि जो टीटीसी है इसको केवल भारत के साथ ही स्थापित किया गया है, तो आंसर गलत हो जाएगा। ये पहले ही अमेरिका के साथ स्थापित की जा चुकी है, ये भारत के साथ पहला प्रयास नहीं है। टीटीसी एक स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस को टैकल किया जाता है। लाइक व्यापार से रिलेटेड कोई चैलेंज आ गया, या फिर ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी की शेयरिंग से संबंधित कोई चैलेंज आ गया, या सिक्योरिटी से संबंधित कोई चैलेंज आ गया, तो उन सभी को ये डील करती है और इससे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में संबंध काफ़ी मजबूत होने की संभावना है। अब टीटीसी के अंतर्गत 3 वर्किंग ग्रुप भी बनाए गए हैं। देखिए, सारी ज़्यादातर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और प्रीलिम्स में ही पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो 3 ये वर्किंग ग्रुप किस किस चीज़ों पर हैं? पहला तो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल कनेक्टिविटी पर है। सभी के मतलब आप जान रहे हैं, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो डिफेंस के पर्सपेक्टिव से यूज की जा सकती हैं। डिजिटल गवर्नेंस का मतलब है लाइक कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटीज देना, या फिर गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं वो आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में प्रोवाइड करना। ओके, तो ये सारी चीज़ें आ गई। ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का एक दूसरा ग्रुप होगा। इसके अलावा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और रेजिलियंट वैल्यू चैन पर एक नया वर्किंग ग्रुप होगा। तो ये 3 वर्किंग ग्रुप हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज बुद्धिस्ट सर्किट। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में जो डिप्लोमेटिक टाइज थे उसके 50 इयर्स पूरे हो चुके हैं, और साथ में एक और घटना हुई है जिसकी वजह से बुद्धिस्ट सर्किट अगेन न्यूज में आ गया है। घटना यह है कि साउथ कोरिया के 108 बुद्धिस्ट मॉन्क भारत में यात्रा करने के लिए आ रहे हैं और ये बुद्ध से संबंधित प्लेसेस पर विजिट करेंगे। ओके, अब इससे संभावना है कि दोनों देशों के बीच में फ्रेंडशिप और कोलैबोरेशन और ज़्यादा मजबूत होएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके बुद्धिस्ट सर्किट के अंतर्गत आ जाती हैं, इसीलिए हमें इसको अच्छे से डिस्कस करना है और ये आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। ये कैसे स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था और ये भारत का पहला ट्रांसनेशनल टूरिज्म सर्किट है। सर, ट्रांसनेशनल टूरिज्म सर्किट का मतलब होता है जहां पर हम केवल इंडिया के बुद्धिस्ट प्लेसेस को ही कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि भारत से बाहर की कंट्रीज के भी बुद्धिस्ट प्लेसेस को हम इससे कनेक्ट करेंगे, लाइक नेपाल एंड श्रीलंका। तो ये बात एक तो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पर बुद्धिस्ट सर्किट किस तरीके से मदद करेगा, तो ये बहुत सारे बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो मॉन्क्स हैं या फिर बुद्ध धर्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं उनको बुद्धा की टीचिंग से रिलेटेड यहाँ प्लेसेस पर विजिट करने की अनुमति देगा। साथ में बुद्ध ने कहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था, कहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया था, इन सारे ही प्लेसेस पर विजिट करने की ये अनुमति देता है। यदि सिग्निफिकेंस की बात करें तो कई तरीके से इसके सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। एक तो आप रिलीजियस सिग्निफिकेंस देख सकते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो विश्वास करने वाले लोग हैं वो इन प्लेसेस पर विजिट कर सकते हैं, तो उनके जो रिलीजियस राइट्स हैं उनको भी हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे और साथ में इससे हमारा सेकुलर कैरेक्टर भी सामने आता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज टूरिज्म। यहाँ पर जो गतिविधियां हैं टूरिज्म से रिलेटेड वो भारत में बढ़ेंगी और इससे भारत में रेवेन्यू भी आएगा और न्यू जॉब्स का जनरेशन भी होगा। और ये भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को भी दिखाता है जहां पर हम शांति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बुद्धिस्ट सर्किट का सिग्निफिकेंस। यदि हम मैप की बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उनके मैप के अनुसार यहाँ पर बुद्धिस्ट सर्किट के अंतर्गत निम्नलिखित प्लेसेस आएंगे, जिसमें बिहार के अंतर्गत 3 प्लेसेस शामिल हैं, बोध गया, वैशाली एंड राजगीर। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, बोध गया, राजगीर एंड वैशाली।
उत्तर प्रदेश के भी 3 क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें है कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती। ठीक है, कुशीनगर कहाँ पे है? कुशीनगर यहाँ पर है, सारनाथ आपको यहाँ देखने को मिलेगा और श्रावस्ती यहाँ पर है। और नेपाल की बात करें तो नेपाल का लुम्बिनी क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैप ध्यान में रखिएगा। इसमें श्रीलंका के प्लेस को शामिल नहीं किया गया है, जो ऑफिशियल मैप है बुद्धिस्ट सर्किट का। ठीक है, तो इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के जो है हिसाब से ध्यान में रखनी है। और मेंस में भी आप इसका रोल यूज कर सकते हैं, कहाँ पर इसको सॉफ्ट पावर के रूप में आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहाँ फिनिश हो जाता है। मिलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।